जिस हिसाब से पड़ोस में काम चल रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि अगले 10-12 साल तक काम चलता ही रहेगा। तो उसको इग्नोर करो। यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एआई के बारे में। जिस तरीके से एआई आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से वो डेवलप कर रहा है, जिस तरीके से वो हमारी मदद कर रहा है, हम एक बात कह सकते हैं, या तो हम इंसान बहुत ही तगड़े टीचर हैं, या फिर ये जो एआई है वो बहुत ही तगड़ा स्टूडेंट है। मतलब आप खुद ही अपने चारों तरफ देख सकते हो किस तरह गूगल असिस्टेंट हमारी कितनी ज्यादा हेल्प करता है, किस तरह आप जो अपने कैमरा से फोटोज लेते हो उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग करके उस फोटो को कितना ज्यादा क्लियर कर दिया जाता है, कैसे स्मार्टफोन के इस छोटे से सेंसर से फोटो लेने के बाद उसको पोर्ट्रेट यानी आपको सब्जेक्ट को अलग, बैकग्राउंड को अलग करके सेपरेट किया जाता है, उसमें ब्लर डाला जाता है। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? आपका एआई, आपकी मशीन लर्निंग। तो इसका मतलब यही है कि एआई बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सुनकर शायद आपको मजा सा ही आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली एप्लीकेशन है रोबोटिक बीज, हाँ मधुमक्खियां। इसके ऊपर एक सेपरेटेड वीडियो बन जाएगा कि कैसे मधुमक्खियां हमारे लाइफ साइकिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ओ यार चुप हो जाओ प्लीज। अगर वो इस धरती से खत्म हो गई तो हम इंसानों का सरवाइव कर पाना मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है, भले ही आपको कितनी भी अजीब लग रही हो। तो यहाँ पर कई सारी कंपनीज, कई सारे रिसर्चर्स एआई रोबोटिक बीज के ऊपर काम कर रहे हैं। इवन वॉलमार्ट ने अपना पेटेंट भी इशू करवा रखा है रोबोटिक बीज को लेकर। आज जैसे हमारा एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, बीज के जो नंबर्स हैं वो बहुत बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं। उनका जो प्रेजेंस एरिया था वो शिफ्ट होता जा रहा है, जिसकी वजह से जिस काम के लिए वो लोग बने थे वो काम वो नहीं कर पा रहे। और जो पूरी लाइफ साइकिल होती है ना, उसमें ह्यूमन लाइफ साइकिल, एनिमल लाइफ साइकिल में वो लोग कंट्रीब्यूशन जो करते थे पहले, वो करने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी वजह से ये जो रोबोटिक बीज हैं, ये जो असली मधुमक्खियां होती हैं, उनके काम को रेप्लिकेट करेंगे। इनकी सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि ये अंडर वाटर जा सकते हैं, ये आपका जो बहुत तेज हवा वगैरह चलती है उसको विथस्टैंड कर सकते हैं, या फिर जब हवा चलती है तो वो साइड में चले गए, दोबारा जब हवा खत्म हुई तो अपना वापस आ गए। इनका मेन काम होता है पॉलिनेशन का, मतलब प्लांट्स के बीच रिप्रोडक्शन करने का। और हम सबको पता है कि प्लांट्स जितने ज्यादा ग्रो होंगे उतना ही हमें खाने को मिलेगा, उतनी हमें ऑक्सीजन मिलेगी और उतना ही अर्थ हमारा सुरक्षित रहेगा। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, 2013 से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स इस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप सोचोगे कि रोबोटिक बीज का एआई से क्या लेना देना? तो यहाँ पर आप खुद इमेजिन करो कितने नंबर ऑफ बीज होंगे। अगर सबके लिए एक एक ऑपरेटर को रखा जाएगा तो ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं। इसी वजह से उन्हें अपना काम खुद करना पड़ेगा, उन्हें कोई भी ऑर्डर नहीं देगा। तो इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि एआई कैसे हमारे एनवायरनमेंट से लेकर जो कोई भी चेंजेस आ रहे हो, या फिर दूसरी कोई भी इंसानों को डिफिकल्टीज हो रही हो, उसमें हमारी कितनी ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एआई जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें रेवोल्यूशन ला सकता है। अगर मैं आज के गानों की बात करूं, खैर बात ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर मैं बात करूं म्यूजिक इन जनरल की, तो वो हमारे पर्सपेक्टिव पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस क्लिप को देखो। अब यहाँ पर आपने देखा सेम सीन, सब कुछ एनवायरनमेंट भी सेम, लेकिन सिर्फ म्यूजिक के चेंज होने की वजह से उस पूरी वीडियो का जो फील है वो चेंज हो जा रहा है। तो हमारा जो म्यूजिक है वो हमारे पर्सपेक्टिव पर भी असर डालता है। और एआई जो है वो इस चीज को बहुत तेजी से सीख सकता है, वो ह्यूमन बिहेवियर को, आपकी पसंद को बहुत अच्छे से सीख सकता है और आपके हिसाब से इवन रियल टाइम में नए म्यूजिक को भी कंपोज कर सकता है। अब आप बोलोगे कि ये कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी है जो आगे जाकर हमें देखने को मिल सकती है, तो नहीं, ये अभी रियल टाइम में काम कर रही है। अभी एलेक्स द किड ने एक गाना रिलीज करा जो कि बहुत ज्यादा सुपरहिट हुआ। उसमें 6 आर्टिस्ट इन्वॉल्व थे, वॉटसन बीट और 5 अदर्स। वॉटसन बीट, शायद आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, ये IBM कंपनी का बनाया हुआ एक AI सिस्टम है। वॉटसन को ये बताया गया कि ये गाना किस रीजन में सबसे ज्यादा हमें देना है। मान लो अगर ग्लोबल ही देना है तो उसने 5 साल के ग्लोबल डेटा को, ग्लोबल कल्चरल डेटा को एनालाइज किया। उसने लोगों के सालाना जो ईयरली सेंटिमेंट्स होते हैं वो कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं उसको एनालाइज किया।
उसने टॉप 100 सॉन्ग्स जो अभी चल रहे हैं उन पूरे डेटा को पूरा एनालाइज किया, उनके थॉट्स, उनके म्यूजिक, उनके लिरिक्स, उनके इमोशंस, इन सबको एनालाइज करने के बाद भी सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, किस टाइप के इमोशन सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, अगर वो हार्ट ब्रेकिंग है तो उसको कैसे एंटरटेनमेंट के साथ भी थोड़ा बहुत कनेक्ट किया जा सकता है, ये सब कुछ ध्यान में रखने के बाद इस म्यूजिक को क्रिएट करा गया था। तो आप सोच सकते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फेज है। आगे जाकर मे बी हमें किसी आर्टिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें ऐसे ऐसे गाने सुनने को मिलेंगे जो सिर्फ हमें पसंद है। हो सकता है कि स्पॉटिफाई हो गया, एप्पल म्यूजिक हो गया, यूट्यूब म्यूजिक हो गया, इसके अंदर आपको एक स्पेशल फीचर मिल जाएगा या फिर सिरी या गूगल असिस्टेंट ही आपको ऐसे ऐसे गाने खुद सुनाने लग जाएंगे जो सिर्फ आपको पसंद है। उसके लिरिक्स आपके हिसाब से लिखे हुए होंगे, उसका म्यूजिक टेस्ट आपके हिसाब से होगा। आपका अगर म्यूजिक टेस्ट चेंज हो रहा है तो उसी हिसाब से वो भी अपने टेस्ट को चेंज करके आपको दूसरा गाना सुनाने लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा, अगर आप म्यूजिक वगैरह ज्यादा सुनते हो तो बहुत सारे जो एप्स हैं उनके एल्गोरिदम इतने अच्छे नहीं होते। एल्गोरिदम का मतलब उनका जो एआई सिस्टम है वो इतना एडवांस नहीं होता कि वो जो सजेशन देता है वो आपको पसंद आए। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब म्यूजिक, वो क्योंकि उसके पास गूगल का इतना तगड़ा डेटा है, इसी वजह से अगर आप उसमें गाने सुनोगे तो आपको जो रिकमेंड होगा, जो मैंने फील करा, मुझे काफी अच्छे गाने रिकमेंड होते हैं। अगर एक बार मैंने चला दिया उसे बड़े स्पीकर पे या फिर अपनी गाड़ी के अंदर, तो मुझे बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैं हिंदी गाने की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे इंग्लिश सॉन्ग्स चाहिए तो एप्पल म्यूजिक इसे बहुत तगड़े तरीके से करता है। तो सबका अपना अपना अलग अलग सिस्टम है और एआई इसमें बहुत तगड़े तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एआई कैन बी द नेक्स्ट राइटर्स। हाँ, क्रिएटिव फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहां पर हम सोचते थे कि इंसान एआई से हमेशा आगे रहेगा, लेकिन ये चीज भी आज कहीं ना कहीं हमें गलत होती हुई दिख रही है। जितने भी लोगों को मान लो शेक्सपियर की कोई लिखी हुई कहानियां पसंद थी, कोई पोयम पसंद थी, अब क्योंकि शेक्सपियर तो रहे नहीं तो उस टाइप का इमोशन डालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एआई आपके लिए वो चीज कर सकता है। वो शेक्सपियर की सारी राइटिंग्स को एनालाइज करने के बाद आपको उसी हिसाब से उसे लिख कर प्रेजेंट कर सकता है। एआई जो है वो इंसानों की नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तक पहुंच चुका है, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जब आप उसे सीखते हो तो आपके दिमाग में नए नए न्यूरॉन्स बनते हैं। तो ऐसी चीज जो कि आपके दिमाग में क्रिएट हो रही है, उस चीज को रेप्लिकेट कर पाना बाय एन एआई, ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। आप खुद इस बारे में थोड़ा ध्यान से सोचो कि जब एआई लैंग्वेज को प्रोसेस करने लग जाएगा तो ये एक नेक्स्ट लेवल वाली चीज ही हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एआई फॉर पैरालाइज्ड पेशेंट्स। ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी एरिया है जहां पर एआई हमारी मदद कर सकता है। देखो, अभी आपने देखा होगा कि रोबोट्स जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड जगहों पर, जैसे ऑपरेशन हो गया, वहां पर कॉम्प्लिकेटेड जगहों पर रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल करा जाता है ताकि गलती के चांसेस को मिनिमाइज करा जा सके। लेकिन अभी भी उन्हें कंट्रोल कौन करता है? कोई सर्जन, कोई जो स्पेशलिस्ट होता है वही। लेकिन फ्यूचर में शायद इन सर्जन की जरूरत भी ना पड़े हमें, या फिर अगर हमें पड़े भी तो हमें उसके मूवमेंट की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, अभी सर्जन खुद मूव करके हाथों को या अपने जो भी इनपुट्स देने हो उसको किसी दूसरे तरीके से, मतलब फिजिकल तरीके से उस रोबोटिक आर्म तक पहुंचाता है। लेकिन एआई अगर हमारा इतना एडवांस हो गया कि वो हमारे ब्रेन वेव्स के थ्रू ही अपने ऑपरेशंस को कर सके, तो ये चीज कितनी कमाल की बात होगी। मतलब डॉक्टर्स के दिमाग पे केवल इलेक्ट्रोड्स लगाए जाएंगे, बाहर से, अंदर से नहीं, और जो रोबोटिक आर्म है वो उनके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंस करके अपना ऑपरेशन करेगा। सिंपल सी बात है, डॉक्टर को कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ सोचना है, रोबोटिक आर्म आपके लिए वो काम कर देगा। इसी के साथ अगर मैं प्रोस्थेटिक आर्म्स की बात करूं, मतलब किसी का हाथ कट गया, वहां पर दूसरा आर्म लगाना हो, पहली दिक्कत कि वो आर्म अगर लग भी गया तो वो काम करेगा भी अगर उसको नर्व सेल से, मसल सेल से जोड़ दिया जाए, तो भी आपके दिमाग के अंदर एक रिसीवर डालना पड़ेगा जो आपके इस हाथ का जो मूवमेंट है उसको कन्वर्ट कर सके, या फिर जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको कन्वर्ट कर सके, जिसकी भाषा ये समझ पाए। क्योंकि जो आपका नकली आर्म लगेगा वो है तो एक कंप्यूटर ही, तो वो कौन सी भाषा समझेगा? 0 और 1 हमारा दिमाग ये प्रोड्यूस नहीं करता, तो दिमाग के अंदर एक इम्प्लांट लगाना पड़ेगा। लेकिन एआई की मदद से शायद फ्यूचर में हमें वो इम्प्लांट ना करना पड़े। हमारा जो प्रोस्थेटिक आर्म्स है या प्रोस्थेटिक लिम्स है उसमें इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी, उसके अंदर एआई का इम्प्लीमेंटेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ही सेंस कर लेगा और उसी हिसाब से मूव भी कर पाएगा। साथ ही साथ अभी के आर्म्स वगैरह में आपको टच सेंसिटिविटी देखने को नहीं मिलती, लेकिन फ्यूचर में ऐसा कर पाना बिल्कुल पॉसिबल है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर बहुत टाइम से रिसर्च चल रही है। तो बस ये थे कुछ पॉइंट्स जो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा तगड़े कर सकता है एआई। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद,
वंदे मातरम।